नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में बड़े ही एक व्यवहारिक, गंभीर, संवेदनशील मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। ये जो मुद्दा जुड़ता है ये महिलाओं से, या कह सकते हैं कि जो अजन्मे बच्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और ये जो मामला है अब खास तौर पे चर्चा में है क्योंकि ये पहुंच चुका है देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे चिंतित है सरोगेसी से जुड़े हुए जो नियम है उनको लेकर। और ये एक बड़ा प्रश्न सबके सामने उठ खड़ा हुआ कि क्या मां बनने की जो उम्र है वो कानून तय करेगा। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और इस मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर डिटेल से हम चर्चा भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित ये न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं और इसी के आधार पर पूरा हम विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूज़ आर्टिकल है खास तौर पर देखेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो सरोगेसी अधिनियम 2021 है और उसके सहायक जो प्रजनन तकनीक विनियम अधिनियम 2021 है उसके द्वारा लाए गए जो आयु प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली कई सारी जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, वो न्यायालय में पहुंची थी। और उन्हीं याचिकाओं पर अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जो याचिका सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। और इसके संदर्भ में याचिकाओं पर अपना जो फैसला है वो यहाँ पर न्यायालय ने सुरक्षित रखा है, विशेष रूप से जहाँ इन कानूनों के अधिनियम से पहले जो सरोगेसी प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी। तो इस तरह के जो गंभीर मुद्दे हैं अब ये चर्चा में है। यही नहीं, सरोगेसी जो कानून है उसमें आयु सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल, सहायक प्रजनन जो तकनीक अधिनियम 2021 है, दूसरा सरोगेसी जो विनियमन अधिनियम 2021 है, इसके लिए जो कानूनी ढांचा है उसके संदर्भ में भी कई सारी बातें कही हैं। तो देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो आज के लेख में कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे भारत में सरोगेसी के बारे में भी देखेंगे। सरोगेसी क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या है, कितने प्रकार की सरोगेसी होती है भारत में, इसके लिए कौन से कानून निर्धारित किए गए। तो पूरा सरोगेसी को नियंत्रित करने वाला जो कानूनी ढांचा है उस पर हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो मामला गया है वो क्या गया है, क्यों गया है, इसके संदर्भ में जो अभी तक जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। मामले में शामिल जो प्रमुख संवैधानिक और जो एथिकल इसके डायमेंशन है उन पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये जो मसला है अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। भारत में जो सरोगेसी है उसको नियंत्रित करने वाला जो कानूनी ढांचा है उसी के पृष्ठभूमि में ये पूरा जो मसला है ये अब चर्चा में आ चुका है। खासतौर पे यहाँ पर जो सरोगेसी और एआरटी जो विनियम अधिनियम 2021 है ये चर्चा में। अगर बात करेंगे कि ये जो अधिनियम है क्यों लाए गए थे, इनके लाए जाने के पीछे आखिर मेन जो उद्देश्य है वो क्या है। तो देखिए, जो व्यावसायिक सरोगेसी है, जो पहले क्या था कि अपने इच्छित जो संतान प्राप्ति है उसके लिए जो ये सरोगेसी धीरे धीरे क्या हुआ, अस्तित्व में आया, पॉपुलर हुआ, लेकिन बाद में इसका कमर्शियलाइजेशन हो गया, इसको व्यवसाय की तरह यूज किया जाने लगा और इस कारण से कई तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आई। तो व्यावसायिक जो सरोगेसी है उस पर बैन लगाने और केवल परोपकारी जो सरोगेसी है, यानी कि जो दंपत्ति खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं तो उनके संदर्भ में उनको बच्चे प्रदान करने के संदर्भ में जो परोपकारी सरोगेसी, आगे हम देखेंगे कितने प्रकार की टाइप्स ऑफ जो सरोगेसी है वो क्या होती है। तो ये जो कानून लाया गया था यही लाया गया था कि जो कमर्शियल सरोगेसी है उस पर बैन लगाया जाए और परोपकारी जो सरोगेसी है उसको और बढ़ावा दिया जाए। और इसके संदर्भ में देखेंगे तो जो भी इच्छुक जोड़े होते थे, जो कपल होते थे, उनके संदर्भ में कुछ नियम कानून बनाए गए। जैसे आयु जो एज लिमिट है वो निर्धारित की गई दोनों के स्तर पे, फीमेल के स्तर पे भी, मेल के स्तर पे भी। फीमेल के लिए कहा गया कि जो एज होगी वो 23 वर्ष से लेकर 50 वर्ष होगी, ये एज निर्धारित की गई। पुरुषों के लिए क्या थी, तो ये 26 वर्ष से लेकर ये लगभग 55 ईयर्स का जो एक एज कह सकते हैं कि पीरियड है वो निर्धारित किया गया। जो सिंगल महिलाएं हैं, सिंगल वीमेंस हैं, उनके लिए कहा गया कि 35 से 45 वर्ष की जो विधवा महिलाएं हैं या जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वही इस सरोगेसी के लिए क्या है, एलिजिबल है, पात्र हैं। अनिवार्यता जो प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता पर और खास तौर पे जोर दिया गया, जिसमें बाजपन का जो कह सकते हैं प्रमाण है वो होना चाहिए कि वो जो महिला है तभी सरोगेसी का इस्तेमाल कर सकती है जब वो हो जाए कि नहीं वो क्या है, बाजपन की शिकार है। तो इसके लिए मेडिकली जो प्रमाण है वो प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा पितृत्व
जो पिता है उसका आदेश भी होना चाहिए। सरोगेट की बीमा भी इसमें शामिल किया गया था कि जो भी सरोगेट मदर होगी उसके स्वास्थ्य, उसके आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए जो इंश्योरेंस है वो भी होना चाहिए। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो कानून का उद्देश्य था वो यही था कि जो प्रजनन सेवाएं हैं उनका वस्तुकरण ना हो जाए, उनका व्यवसायीकरण ना हो जाए, उसको रोका जाए। सुनिश्चित करें कि सरोगेसी का जो उपयोग है वो केवल तभी किया जा रहा है जब चिकित्सकीय रूप से ये आवश्यक हो किसी कपल के लिए कि ठीक है वो खुद से अपने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, तो उसकी जो इच्छा है संतान की, उसकी पूर्ति के लिए सरोगेसी का इस्तेमाल केवल परोपकार के स्तर पे ही किया जाए। बच्चे और माँ के स्वास्थ्य की जो सुरक्षा है उसके लिए जो भी कह सकते हैं विशेषज्ञ चिकित्सा है उनकी सलाह पर यह आधारित पूरी प्रक्रिया हो सकती है। इस तरह की बातें हैं। अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में ये जो मामला है ये पहुंच चुका है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला है, याचिकाकर्ताओं के क्या तर्क हैं उन पर थोड़ा सा हम बात करें तो देखिए, जो भी अलग अलग याचिकाएं न्यायालय में गई हैं उनका ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सबका कंसर्न यही है कि कानून लागू होने से पहले जो दंपत्ति हैं, जो कपल हैं, उन्होंने प्रजनन प्रक्रियाएं शुरू कर दी थी। ये बात कब की जा रही है? ये जनवरी 2021 के संदर्भ में है। दूसरी बात है कि आयु सीमा उन्हें प्रक्रिया के बीच में ही अयोग्य जो घोषित है वो कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो 62 या 56 वर्ष की जो आयु है उसके लिए एक दंपत्ति ने 2018 में अपने बच्चे को खो दिया था, उसके बाद से फिर मामला गया था और 2022 में भ्रूण जो स्थानांतरण है वो विफल हुआ था। तो नई आयु सीमा के कारण जो अयोग्यता है वो घोषित कर दिया गया है, क्योंकि पहले हमने बताया कि एज लिमिट इसके लिए निर्धारित कर दी गई है। जैसे महिलाओं के लिए हमने बताया कि एज लिमिट क्या है कि वो 23 से केवल 50 वर्ष है, ये फीमेल्स के लिए है। और मेल्स के लिए कहा गया है कि वो जो एज लिमिट है वो 26 से लेकर कितनी है, 55 वर्ष है, ये बात कही गई है। एकल जो महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा है, उनके लिए 35 से 45 है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं। और इसी के संदर्भ में जो आर्टिकल 14 है, जो अनुच्छेद 14 है, ये क्या कहता है, ये समानता का जो अधिकार है उसकी बात करता है। तो यहाँ पर समानता के अधिकार का उदाहरण देते हुए याचिकाएं दायर की गई और मनमाना जो वर्गीकरण है उसका मामला देखने को मिला। यही नहीं, आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन बताया गया कि जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, उसकी जो स्वायत्ता है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, उसका भी अतिक्रमण यहाँ पर इस कानून में देखने को मिल रहा है। कानून में जो संक्रमणकालीन जो संरक्षण, उसके लिए कोई इस तरह का ग्रैंडफादर टाइप का जो क्लॉज है वो नहीं है। और उठाए गए जो व्यापक मुद्दे हैं उनमें अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं, तो अविवाहित एकल जो महिलाएं हैं, अनमैरिड सिंगल जो वीमेन्स हैं, उनको उन महिलाओं को पात्रता से बाहर रखना एक मनमाना है इस कानून का। क्योंकि जो सिंगल कह सकते हैं कि जो अनमैरिड जो वीमेन्स है उनको इस कानून में जगह ही नहीं दिया गया, तो उनका भी अधिकार का हनन हो रहा है। कानून में अकेली महिलाओं का संकीर्ण परिभाषा जो दी गई है कि उनके संदर्भ में कोई कानून नहीं दिया गया है, वो संवैधानिक जो एक प्रावधान है अपने देश में, उसके सामने भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि याचिका का हिस्सा ये मुद्दा नहीं था जो यहाँ पर सिंगल अनमैरिड जो वीमेन्स हैं उनके संदर्भ में, लेकिन ये भी एक मुद्दा है जो आने वाले समय में बार बार उठने वाला है। अब यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी खास तौर पे टिप्पणी आई है। सरकार के रुख की बात करें तो सरकार का बचाव यहाँ पर करते हुए देखा गया कि आयु सीमा प्राकृतिक नेचुरल स्तर पे जो प्रजनन समय सीमा है, जो चिकित्सा सुरक्षा है, उस पर आधारित कानून को बताया गया कि ठीक है, इन आधारों पर ही कानून बनाया गया। माता पिता की अधिक आयु बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसके दीर्घ आयु के लिए जोखिम पैदा करती है। अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वोत्तम प्रथाएं उनके अनुरूप है। यानी आप समझिए, यहाँ पर यह कहा जाए कि जो सरोगेसी में एज फैक्टर जो शामिल किया गया है, वो एज फैक्टर क्या है, वो एज फैक्टर जो महिलाओं के लिए कहा गया है कि ठीक है ये 23 से क्या है 50 होगा, और पुरुषों के लिए जो कहा गया है कि ये 26 से लेकर 55 होगा। इससे अधिक इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि इसमें क्या होगा कि उन कपल्स के हेल्थ से जुड़े हुए इशू हो सकते हैं, और
इस उस एज में अगर कह सकते हैं कि जो बच्चे की बात है वो उसके हेल्थ पर असर डाल सकती है। दूसरी, चिकित्सा से जुड़ी हुई जो सिक्योरिटी है वो भी देखने को मिल सकती है। बच्चे के देख रेख की अगर 60 वर्ष के आयु में अगर 65-70 या अधिक एज में अगर इस तरह के कानून में परमिशन दी जाती है तो फिर उस बच्चे के लालन पालन, उसके पोषण, उसकी देख रेख, उसके आर्थिक हितों के संदर्भ में कई सारी जो चुनौतियां हैं, जो जोखिम है वो पैदा हो सकती हैं। और दुनिया भर में जो कानून है वो इसी एज लिमिट में खास तौर पे दिए गए हैं कि इस एज लिमिट में जो प्रजनन क्षमता है वो इसी के आसपास है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की कानून में व्यवस्था दी गई। ये बात यहाँ पर एक तरह से रखी गई है आर्गुमेंट के तौर पे। न्यायालय में अगर हम थोड़ा सा देखें, जो प्रतिवाद की स्थिति देखने को मिली कि जब प्राकृतिक वृद्धावस्था गर्भाधारण की अनुमति है तो सरोगेसी पे आखिर रोक क्यों लगाई जा रही है, ये बार बार प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और ये किसने उठाया, तो न्यायमूर्ति जो नाग रत्ना है उन्होंने कंसर्न के तौर पे ये बात रखी कि प्राकृतिक जो वृद्धावस्था गर्भाधारण की अनुमति देता है तो सरोगेसी पर क्यों रोक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जो कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो बातें कही गई कि अधिनियम के उद्देश्य के साथ क्या है कि आयु सीमा एक क्या है तर्क संगत संबंध पर क्या किया गया है, सवाल उठाया गया है। कानून में करुणा की कमी दिखाई गई है। एक खास एज लिमिट को तो शामिल किया गया है लेकिन और जो एज लिमिट के हैं उनके संदर्भ में कोई कानून नहीं है। रुको बच्चों को नहीं, देखो ये कितना कठोर है। तो इस तरह की जो बातें हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और इस पर यह भी जोर दिया गया कि कानून का जो उद्देश्य है वो व्यावसायिक सरोगेसी को विनियमित करना है, न कि वास्तविक प्रतित्व को वंचित करना। कि ठीक है व्यावसायिक स्तर पे ये नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा है संतान की, तो उनके अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं करना चाहिए। और मामले में जो प्रमुख संवैधानिक जो उल्लेख आ रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि मामले में कई सारे जो संवैधानिक पक्ष हैं वो शामिल किए गए। जैसे आर्टिकल 14 है जो समानता के अधिकार की बात करता है, और इस कानून में मनमानेपन की बात की गई है। आयु के आधारित या आयु निर्धारण में एक भेदभाव देखने को मिल रहा है, चुनौती देखने को मिल रहा है। वैसे ही आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का जो अधिकार ये संविधान में ये अनुच्छेद हमें देता है। तो इससे क्या है कि जो प्रजनन का अधिकार है वो प्रजनन का जो अधिकार है वो क्या हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। यही नहीं, राज्य बनाम जो व्यक्तिगत एक स्वायत्तता का मामला है, क्योंकि जो मेडिकल कह सकते हैं कि विनियमन है, जो मेडिकल कह सकते हैं रेगुलेशन है, उसमें व्यक्तिगत जो पसंद है उसमें संतुलन का एक जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। न्यायिक सक्रियता की बात करें तो जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, पारिवारिक जो अधिकारों की व्याख्या है वो करने में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रिय भूमिका है। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो भी कह सकते हैं कि आदेश है, जो न्याय है वो देना होगा। और इस कारण से ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है ये आगे और बढ़ते जा रहा है। ओवरऑल हम कहें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आगामी निर्णय होगा, क्योंकि फैसला उसने अब सुरक्षित रखा है, तो आगामी जो निर्णय है ये निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि जो सहायक प्रजनन है उसको विनियमित करने वाले जो भी कानून है, किस प्रकार चिकित्सा, नैतिकता, विधायी मंशा, व्यक्तिगत जो प्रजनन के अधिकार हैं उनके बीच में एक तालमेल बैठाने की कोशिश करता है। और ये स्वास्थ्य संबंधी जो कानून है उनके संक्रमणकालीन प्रदेशों या सिनेरियो में देखें तो व्यक्तिगत जो स्वायत्तता है, फ्यूचर में दशा दिशा है, कानूनी जो उपचार है उसके लिए एक मिसाल भी स्थापित कर सकता है। तो ओवरऑल ये पूरा मुद्दा है जिसके बारे में हमने चर्चा की। थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे कि चूंकि चर्चा कहाँ से हो रही है, सरोगेसी के संदर्भ में हो रही है, तो भारतीय कानून सरोगेसी के संदर्भ में अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में पूरा सरोगेसी को हम एक बार रिकैप कर लेते हैं तो भारत में जो व्यावसायिक सरोगेसी है वो क्या है कि 2021 से वो पूरी तरह से बैन है। केवल कहा गया कि सहृदयता की अनुमति है, बिना पैसों के कोई भी करीबी जो महिला है वो सरोगेट बन सकती है। भारत में जो ART रेगुलेशन एक्ट 2021 है और जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 है उसके तहत सभी जो फर्टिलिटी क्वालिटी है उनका पंजीकरण और निगरानी भी अनिवार्य शर्त रखी गई है। सरोगेसी की अगर हम बात करें तो थोड़ा समझ लीजिए कि सरोगेसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो सरोगेसी है ये क्या है कि किसी दूसरी महिला की कोख में अपने बच्चे का जो पालन है वो किया जाता है।
जैसे मान लिया कि कोई एक महिला है, जैसे यहाँ पर अगर हम देख लें कि कोई एक महिला है, ये महिला पुरुष है, इस महिला को स्वास्थ्य दिक्कतें हैं या कोई मेडिकल इशू है जिस कारण से बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, तो किसी दूसरी महिला की कोख में इसका जो बच्चा है वो क्या होता है, वो पलता है। और यही जो प्रक्रिया ये सरोगेसी है, और ये खास तौर पे तभी सहारा इसका लिया जा सकता है जब इसके लिए प्रमाण दिया जा सके, कोई महिला बांझपन है या मेडिकल उसको इशू है या इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, उसके बाद ही इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें जो बच्चा है, बच्चे को जन्म देने वाली जो महिला है, जैसे मान लिया कि एक दूसरी थर्ड पर्सन जो महिला है, वो सरोगेसी करवाने वाले दंपति के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत जन्म लेने वाला जो बच्चा है, तो बच्चे के जो कानूनी माता पिता हैं वो कौन होंगे, तो सरोगेसी करवाने वाले जो दंपति हैं वही क्या होते हैं, इसके माता पिता होते हैं। और इस आधार पर आप देखेंगे तो जो सरोगेसी है ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है, दूसरी जेस्टनल होती है। इसकी अगर बात करें कि पारंपरिक जो सरोगेसी है, आखिर इसका मतलब क्या है, तो पारंपरिक जो सरोगेसी होती है इसमें अगर हम देखेंगे तो जो दाता है, जो डोनर होता है, जो फादर होता है, उस यानी कि मेल का जो स्पर्म है, यहाँ पर देखिए मान लिया कि ये मेल है, तो इस मेल का जो स्पर्म है वो क्या किया जाता है कि वो स्पर्म जो सरोगेट मदर है, जो थर्ड पर्सन की एक दूसरी जो महिला है, उसके क्या किया जाता है कि उस सरोगेट माँ के अंडाणु से एक निषेचन किया जाता है, एक मिलाया जाता है। और इस प्रक्रिया में बच्चे की जो जैविक माँ है वो कौन होती है, तो यही जो सरोगेट मदर है ये बायोलॉजिकल मदर होती है। और बायोलॉजिकल जो फादर होता है, जो दंपति है, उसमें से मेल होता है। बच्चे के जन्म के बाद उसे कानूनी माता पिता जो सरोगेसी कराने वाले जो दंपति हैं उनको दे दिया जाता है। ठीक इसके विपरीत देखेंगे तो जो दूसरा है, जो जेस्टेशनल जो सरोगेसी है, जो गर्भावधि सरोगेसी है, इसमें माता पिता के जो शुक्राणु हैं, जो अंडाणु हैं, उनको मिलाकर, यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल का कह सकते हैं अंडाणु लिया जाएगा, और यहाँ पर जो मेल है इसका स्पर्म लिया जाएगा, इसको मिक्स किया जाएगा। और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि ये यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और इस परिस्थिति में क्या होता है कि जो बच्चे के बायोलॉजिकल मदर फादर होते हैं वो कपल होते हैं। कपल में जो मदर है ये बायोलॉजिकल मदर होती है और ये क्या होती है, ये बायोलॉजिकल इसके फादर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो बायोलॉजिकल मदर है वो कौन होती है, जो एग लिया गया है यहाँ पर सरोगेट मदर वो होती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि बायोलॉजिकल मदर फादर जो दंपति हैं वही होते हैं। इसी कारण से ये ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है जो जेस्टेशनल जो सरोगेसी है। इस प्रक्रिया में खास तौर पे देखेंगे तो जो सरोगेट मदर होती है उससे इस बच्चे का कोई रिलेशन नहीं होता है। बच्चे की माँ सरोगेसी कराने वाली महिला ही होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चे का जो संबंध है उसकी बायोलॉजिकल जो मदर होती है वो सरोगेट करने वाली महिला ही होती है। और इसके संदर्भ में बहुत सारे जो कानून हैं वो बनाए गए हैं। जैसे आप देखेंगे तो सरोगेसी जो विनियमन अधिनियम 2021 से भारत में सरोगेसी पर एक कानून है। और इसके तहत देखेंगे तो केवल विवाहित जोड़े ही सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बन सकते हैं। तो मैरिड होना अनिवार्य है। इसके लिए पुरुष की जो उम्र है वो 26 से 55 है और महिला की 23 से 50 वर्ष है। कुछ खास स्थितियां हैं जिसमें सरोगेसी की मदद ली जा सकती है। माँ बाप में यानी जो कपल है, जो दंपति है, इन दोनों में से या एक या दो दोनों हो सकते हैं अनफर्टाइल हो। अगर बार बार आबार्सन यानी गर्भपात हो जा रहा हो तो उस परिस्थिति में सरोगेसी की मदद ली जा सकती है। यूट्रस अगर महिला का कमज़ोर हो या कोई बीमार या कोई बीमारी से पीड़ित महिला है तो फिर हो सकता है, या फिर जब महिला का जो यूट्रस है वो जन्म से डेवलप ही ना हुआ हो, या IVF जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो उस ट्रीटमेंट में 3 बार से ज़्यादा अगर वो फेल्योर हो जा रहा है तो भी सरोगेसी की मदद ली जा सकती है। या खतरनाक अगर किसी बीमारी से महिला या जूझ रही है जैसे हार्ट अटैक या इस तरह की समस्या, तो भी सरोगेसी की जो मदद है वो ली जा सकती है। सरोगेसी में अगर मदर बनने की जो शर्तें हैं उसकी बात करें तो कोई भी महिला सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर अपने लाइफ में बन सकती है। यानी जो कह सकते हैं कि जिसके कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो भ्रूण है वो बनता है, तो उसके संदर्भ में देखें तो सरोगेट बनने का एक ही नियम है कि एक ही बार कोई महिला सरोगेसी प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। महिला पहले से शादीशुदा हो और उसके बच्चे होने चाहिए, इस तरह की भी कंडीशन दी गई है। महिला कोई भी नशा करेगी तो वो फिर सरोगेसी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकती है। और उसका जो हेल्थ है वो बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं, जैसे समलैंगिक जो जोड़े हैं,
समलैंगिक जोड़े बच्चे पैदा करने के लिए भी सरोगेसी का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है, ये भी कानून है। समझौता होने के बाद अगर गर्भावस्था की अवधि तक सरोगेट इससे इनकार नहीं कर सकती है और न ही अपनी मर्जी से गर्भ को ख़त्म कर सकती है कि एक बार एग्रीमेंट हो गया, सारी प्रक्रिया हो गई, सरोगेट जो मदर है वो निर्धारित हो गई और उसके कह सकते हैं कि एक तरह से जो उसका एग और जो कपल है उनमें से जो भी कह सकते हैं स्पर्म एक बार करके निषेचित कर दिया गया तो फिर वो मना नहीं कर सकती है। यदि भारतीय जो जोड़ा है वो देश के बाहर सरोगेट की सेवाओं का उपयोग करता है तो इससे पैदा होने वाला जो बच्चा है उसको भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है भारत के कानून में सरोगेसी के संदर्भ में कि यदि भारतीय जोड़ा देश के बाहर सरोगेट की सेवाएं लेता है तो फिर उससे जो बच्चा पैदा होगा वो भारत की नागरिकता उसे नहीं दी जाएगी। भारत में जो व्यवसायिक सरोगेसी है उस पर तो बैन लगा ही हुआ है। नियम का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करता है उसे 10 वर्ष 10 ईयर्स की सज़ा मिलती है और इसके साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी उसे भोगना पड़ सकता है। इसके अलावा भी कई सारे नियम हैं जो भारत में इसके संदर्भ में बनाए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कुछ नए जो नियम जुड़े हैं, जैसे संशोधित नियमानुसार सरोगेसी के माध्यम से बच्चा चाहने वाला कोई भी दंपति जो डोनर है उसके शुक्राणु और अंडाणु से माता पिता वो बन सकते हैं। दंपति अगर चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह से अक्षम हो और सरोगेसी की सुविधा प्राप्त वो कर सकती है। जो भी युग्मक डोनर है उनकी आवश्यकता जो पुष्टि जिला मेडिकल बोर्ड है वो करेगा, उसके बाद आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं वो भी डोनर शुक्राणु का इस्तेमाल कर सकती हैं और किसी भी अविवाहित महिला को अब भी सरोगेसी के जरिए मां बनने का अधिकार नहीं है, जिसको लेकर भी अब आने वाले समय में बार बार डिमांड उठ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पहले के जो पूर्ववर्ती नियम है उनको भी देख सकते हैं। जैसे मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने सरोगेसी के इच्छुक जो भी जोड़े हैं उनके लिए दाता के जो युग्मक हैं उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी थी। इस अधिसूचना के अनुसार देखेंगे तो सरोगेसी के लिए जो भी शुक्राणु है, जो अंडाणु है, वो युग्मक पति पत्नी का ही होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातें यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो इस मुद्दे की हमने चर्चा कर ली। सरोगेसी से जुड़ा हुआ जो मामला जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं उनके संदर्भ में सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी तक फैसला अपने तक सुरक्षित रखा है। अब आने वाले सुनवाई में देखें तो क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, क्या सरोगेसी से जुड़े हुए जो कानून है, इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, क्या उनका समाधान हो पाएगा। इसी की आज हमने चर्चा की। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।